नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 11 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज का कोट देख लीजिए। रॉबर्ट स्वान का कोट है। इन्होंने बोला था, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। रॉबर्ट स्वान है कौन? ये देखो एक एक्सप्लोरर हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को एक्सप्लोर किया है। नेचर के प्रति काफ़ी बोलते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। इनके कोट का मतलब क्या है, आप एग्जाम्पल देखिए। देखो हमें ये लगता है कि ना प्लेनेट को बचाना, प्लेनेट पे चीज़ों को बचाना वो हमारा काम नहीं है, वो किसी और का काम है। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन है, हम सोचते हैं कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, सरकार कुछ करेगी, लेकिन हम खुद प्लास्टिक यूज़ करते रहते हैं। गांधी जी ने बोला था कि चेंज की शुरुआत तो देखो खुद से होती है। पानी वेस्ट हो रहा है, हम दिन रात डिस्कस करते हैं कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, पानी, बहुत सारी सिटीज़ आउट ऑफ वाटर हो रही हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि हम में से भी कुछ लोग होंगे जो पानी को सेव करने को लेके उतने संजीदा नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस माइंडसेट की वजह से कोई एक्शन नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल दी जाती है और ये प्रॉब्लम जो है, प्लेनेट संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। आप देखिए दुनिया भर में अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वो कट रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद से कुछ शुरुआत करें, छोटी छोटी चीज़ें हम बदलें। जैसे प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, लोकल लेवल पे एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे ट्री प्लांटिंग ड्राइव है, अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए हमारे द्वारा, मतलब जो लोग कम से कम जागरूक हैं उनके द्वारा दूसरे लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। तो ये चेंजेस आने चाहिए। फिर देखो आज की डिस्कशन की बात करें, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई है, तो एक आर्टिकल आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे फ्रांस में इलेक्शंस हुए हाल ही में। फ्रांस में इलेक्शंस हुए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं हासिल हुई। तो गवर्नेंस में एक जो टॉपिक है ना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से कंपेयर करना, तो आज फ्रांस का हम पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही समझ लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है इस बार। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से हाई सीज ट्रीटी के बारे में। हाई सीज ट्रीटी इंडिया ने कहा है हम इसे साइन करेंगे, रेटिफाई करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है। देखो पॉपुलेशन कोलैप्स से संबंधित ना एक इशू हमने डिस्कस किया था, अपना दूसरा जो चैनल है सुमित वाला, वहाँ पे ये वीडियो है, ये भी अच्छा हमने डिस्कस किया था। इसको थोड़ा ग्लोबल लेवल पे डिस्कस किया था, किस प्रकार से ग्लोबल लेवल पे पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स हो रही है, और आज का जो आर्टिकल है वो इंडिया के संदर्भ में ज़्यादा है। तो आप ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, काफ़ी बढ़िया वीडियो है। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की डेमोग्राफिक जर्नी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के पॉपुलेशन वाले इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1987 में ना डॉक्टर के.सी. जकारिया, इन्होंने सजेशन दिया था कि वर्ल्ड में ना एक ग्लोबल पॉपुलेशन डे कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि ना अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इनके सजेशन पे ना 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने 11 जुलाई का जो दिन है वो हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ये देखो वो समय था 1987, जब देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ना 5 बिलियन हो चुकी थी, और बहुत सारे देश, खास करके गरीब देश और डेवलपिंग कंट्रीज, ये ना गरीबी, हेल्थ और जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज से जूझ रहे थे। इसीलिए देखो महसूस हुआ कि वर्ल्ड में ना पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। तब से ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुआ। देखो 60s का और 70s का, 1960s का और 1970s का जो टाइम था ना, ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि उस समय ग्लोबल पॉपुलेशन हर साल 2% की रेट से बढ़ रही थी। और इंडिया के बारे में तो ये बोल दिया गया था, टिकिंग टाइम बॉम्ब है इंडिया, इतना तेजी से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की सरकार अपने लोगों को फीड ही नहीं कर पाएगी, मतलब उनको खाना खिलाने के लिए खाना ही नहीं होगा इंडिया के पास में। ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी, क्योंकि उस समय इंडिया में भी गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, हंगर थी, और डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। और ये बोला गया था कि आने वाले सालों में गरीबी भी बढ़ेगी, डेथ्स भी बढ़ेंगे और हेल्थ इश्यूज भी पैदा होंगे। लेकिन देखो हुआ क्या, चमत्कार चमत्कार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ना ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स कम होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हुई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई। तो इन सब के चलते 1970s के बाद से ही
इवन इंडिया में भी फर्टिलिटी रेट कम होना स्टार्ट हो गई। आज के समय में फर्टिलिटी रेट आपको जान के हैरानी हो, शायद रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है, 2.1 से भी कम है। यूं बोलते हैं कि अगर, अच्छा मैं पहले बता देता हूं, बिगिनर को शायद नहीं पता होगा, फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। अगर देखो फर्टिलिटी रेट किसी देश की 2.1 होती है ना, तो इसका मतलब उस देश की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। 2.1 इसलिए हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। 0.1 ज़्यादा इसलिए क्योंकि कई बार कुछ डेथ हो जाती है, समझ गए, तो इस वजह से 0.1 एक्स्ट्रा लिया है। अगर तो फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है तो मतलब उस देश की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो मतलब उस देश की पॉपुलेशन घटेगी। घटेगी मतलब इमीडिएट नहीं घटेगी, लेकिन कुछ समय के बाद पीक पे आएगी और फिर घटना स्टार्ट हो जाएगी। जिससे हमारे देश की पॉपुलेशन 2060 के आसपास तक बढ़ेगी। 2060 मान लीजिए पीक आ गया, उसके बाद फिर पॉपुलेशन बल्कि कम होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? तो ये मैंने थोड़े से बेसिक बीच में बता दिए बिगिनर्स के लिए। देखो, इंडिया ने ना हेल्थ पैरामीटर्स में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट की है। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, ये सब इंडिया ने काफ़ी कम कर लिया है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो पहले 40 के आसपास हुआ करता था, अब 70 के आसपास है। इसके बाद राइटर बोलते हैं यूएन ने ना 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स अडोप्ट किए थे। हर एक देश को ये टारगेट्स अचीव करने हैं 2030 आने से पहले। तो राइटर ना इस आर्टिकल में इंडिया की जो प्रोग्रेस है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उनको ना पॉपुलेशन डायनामिक्स से रिलेट करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं आसान शब्दों में। किसी भी देश की डेमोग्राफी को आपको समझना है ना, तो आप 3 फैक्टर्स समझिए। फर्टिलिटी रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, माइग्रेशन कैसा है। अगर सबसे पहले बात करें फर्टिलिटी की, अब इंडिया ने जैसे मैंने आपको बताया टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम कर लिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 के आसपास थी, यानी 1992 में ये सिचुएशन थी, हम दो हमारे 3.4। लेकिन 2021 आते आते अब फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी नीचे जा चुकी है, 2 हो चुकी है। अब इसके बाद बात करते हैं मोर्टेलिटी की, मृत्यु दर। मृत्यु दर तो आपको भी पता है काफ़ी कम हुई है। आज के समय में बेहतर इलाज उपलब्ध है और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो इंप्रूव हुई है। अब इस वजह से बूढ़ों की जो संख्या है ना, वो बढ़ रही है। 2011 के सेंसस में ऐसे लोग जिनकी एज 60 से ज़्यादा, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में 8.6% थी। लेकिन मैं आपको बताऊं 2050 आते आते ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में 19.5% हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन में। तो देखो, किसी भी देश में कैसी डेमोग्राफी है उसका सीधा सीधा लिंक होता है डेवलपमेंट के साथ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर फर्टिलिटी कम होती है, लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्मॉलर फैमिलीज आज के समय में चलन में हैं। छोटी छोटी फैमिलीज, कम बच्चे, मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना। डिपेंडेंट पॉपुलेशन देखो जब ज़्यादा होती है छोटी फैमिलीज के कारण, कम फर्टिलिटी के कारण, तो इसका मतलब यंग वर्कफोर्स ज़्यादा, तो मतलब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की इकोनॉमी में। हमारे देश में फिलहाल यही सिचुएशन है। तभी तो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे पक्ष में है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमारे देश में ना यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंगर वर्कफोर्स ज़्यादा हो सकती है अगर उनको रोजगार दे दिया जाए। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी बच्चे कम हो रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एल्डर्स भी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। तो एक लेवल के बाद जब एल्डर्स बढ़ जाएंगे, फिर से डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और वर्कफोर्स का साइज फिर से छोटा हो जाएगा। तो मतलब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर उस समय जब हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, जब एल्डर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए जो कुछ इंडिया को करना है ना, टाइम अभी है, हमेशा ये टाइम नहीं रहेगा। फिर इसके बाद बात करिए, जब एल्डर्स की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। एल्डर्स को केयर प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट्स देने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। पहले हमने फर्टिलिटी डिस्कस किया, कैसे लेना देना है। फिर उसके बाद हमने
मोर्टेलिटी डिस्कस कर लिया, अब तीसरे नंबर पे है माइग्रेशन। देखो, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो रहा है। अर्बन एरियाज में जो प्रेशर है बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब वहाँ पे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, तो सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना होगा जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल से अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा ताकि जो माइग्रेशन हो रहा है उसे एकोमोडेट किया जा सके। समझ गए? अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है जेंडर इक्वलिटी का। देखो, अभी अगर आप पॉपुलेशन के डायनामिक्स देखोगे ना, एक चीज़ आपको दिखेगी, वुमेन का ना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अभी भी काफ़ी कम है। अभी भी महिलाओं का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। हमने आर्टिकल डिस्कस किया था इस बार, बल्कि लोकसभा में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कम हुई है और इवन बहुत कम महिलाओं को मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि ना इंडिया का टारगेट है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने का 2030 से पहले, उस टारगेट को ना डिसरप्ट कर सकती है। अभी हमारे पास में 6 साल हैं, 6 साल हैं, तो ना हमें ये इश्यूज एड्रेस करने होंगे, जैसे जेंडर इक्वलिटी है। इसके अलावा इवन इनकम इनइक्वालिटी, अभी हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है मैं आपको बताता हूं। आप ये देखिए, टॉप 10% के पास में ना 77% ऑफ नेशनल वेल्थ है। टॉप 1% के पास में 40% ऑफ टोटल वेल्थ है। तो इतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, इसे हमें एड्रेस करना होगा। देखो, सरकार ने ना गरीबी को कम करने की दिशा में बहुत सही काम किया है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जैसे मनरेगा हो, जननी सुरक्षा योजना हो, मैटरनिटी बेनिफिट्स जिसमें दिए जाते हैं। इससे ना गरीबी काफ़ी कम हो गई है। 1990 में 48% जनता गरीबी रेखा से नीचे थी, अब सिर्फ 10% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन देखो, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे एक और पॉइंट देखिए, हंगर से संबंधित। 1968 में ना पोल आर इरलिच, जो भी नाम है इनका, इन्होंने इंडिया के बारे में बोला इंडिया तो अपनी पॉपुलेशन को फीड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया इंडिया में, फूड के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हंगर भी कम हुई, 2001 में 18.3% थी, 2021 में घट के 16.6% हुई है। बट अभी भी हंगर इंडेक्स देखोगे ना, हमारी रैंक कितनी है, बहुत पीछे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 111 के आसपास है। सरकार ने प्रोग्राम्स चलाए हैं, पोषण अभियान चलाया है, लेकिन देखो अभी भी हमारे देश में ना कितने बच्चे स्टंटिंग, वेस्टिंग, कितनी महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। हिडन हंगर से बहुत ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं। मालन्यूट्रिशन का शिकार कितने बच्चे हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करना जरूरी है। वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टारगेट है जीरो हंगर का, जो हमें 2030 से पहले अचीव करना है। इसी रेट से चले तो नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में देखो, राइटर ये बोलते हैं एसडीजी को कवर करने के मामले में ना हमें एक लंबी यात्रा अभी तय करनी है। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में कोलैबोरेशन चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं ना, तो हमें हमारे पॉपुलेशन की वेलबींग को इंश्योर करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने से संबंधित है। देखो, पिछले कुछ दिनों में ना 2 देश काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं इलेक्शंस की वजह से। एक तो फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही में इलेक्शन हुए, लेकिन ब्रिटेन के इलेक्शन इतने ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहे जितने फ्रांस के इलेक्शंस, क्योंकि ना फ्रांस में जो फार राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है फ्रांस में, और इस वजह से दुनिया भर में फ्रांस के जो इलेक्शंस हैं वो फेमस हुए। अभी रिसेंट में जो रिजल्ट निकला उसके हिसाब से देखो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है वहाँ की नेशनल असेंबली में। वहाँ की नेशनल असेंबली में, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट में 545 सीट्स है ना, वहाँ पे नेशनल असेंबली है, वहाँ पे सीट्स हैं 577। और किसको कितनी सीट्स मिली है ये देखो, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिलेबस में ये जो टॉपिक है ना, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो ना इस टॉपिक में यूपीएससी इस बार फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ कंपेयर करवा सकती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। वो कंपैरिजन देखो फ्रांस की जुडिशरी से हो सकता है, वो कंपैरिजन देखो फ्रांस के
पॉलिटिकल सिस्टम से हो सकता है, मतलब कंपेयर कीजिए फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर इवन सेकुलरिज्म का मॉडल जो यूपीएससी 2-3 बार पूछ भी चुकी है, फिर से फ्रांस और इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल भी कंपेयर करवाया जा सकता है। तो आने वाले 8 मिनट्स में ना मैं जल्दी से आपको ना पूरा समझा देता हूं फ्रांस में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। सबसे पहला पॉइंट देखो, फ्रांस में ना सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। आप बोलोगे सर ये प्रेसिडेंशियल तो हमने सुना था, ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं सुना हमने। मतलब देखो, फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो एक प्रकार से प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों का मिक्सचर है। मतलब वहां पे देखो, प्रेसिडेंट जहां एक तरफ डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना वहां पे पीएम की भी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट है, जो कैबिनेट के हेड होते हैं। पावर प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के बीच में डिवाइड होती है। हमारे देश में ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती, नाम की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन फ्रांस में ना जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, यहां पे पावर्स डिवाइड होती है प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के बीच में। कैसे डिवाइड होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखो आपको एग्जांपल दूं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आज के समय में और कहां पे है? रशिया में है, यूक्रेन में है, पुर्तगाल में है, इवन श्रीलंका में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब मैं आपको ना फर्क समझा देता हूं, वहां पे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है और पीएम की पोस्ट है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। आसान भाषा में बताता हूं। देखो, पीएम ना यानी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। लेकिन ना प्रेसिडेंट पीएम को अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर देते। वहां पे ना जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वहां पे ना नेशनल असेंबली में जिस पार्टी की या फिर जिस कोalition की मेजोरिटी आती है ना, तो उसके लीडर को पीएम बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आप बोलोगे सर हमारे देश में भी तो यही होता है, बट हमारे देश में जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते ना जनता के द्वारा, लेकिन वहां पे फ्रांस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा। समझ गए? तो वहां पे नेशनल असेंबली में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स, उसको पीएम बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जहां एक तरफ देखो फ्रांस में प्रेसिडेंट फोकस करते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पे, जबकि फ्रांस में जो पीएम है ना, वो डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो डे टू डे गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। कई बार तो ना ऐसा सिनेरियो आ जाता है फ्रांस में कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, तो दोनों का ना काम करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है साथ के साथ। लेकिन ना इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को ना कोहैबिटेशन के नाम से पुकारा जाता है। अगर प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोहैबिटेशन। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इनका ना इलेक्शन भी थोड़ा अलग ढंग से होता है। जैसे हमारे देश में तो आपको पता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस हैं, 545 सीट्स हैं, और हर एक सीट पे जिस भी कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा वोट 20% ही क्यों ना हो, बस ये देखा जाता है कि जिस भी कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट हैं वो जीत जाएगा। बट फ्रांस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे देखो जो उनकी नेशनल असेंबली है ना, उनकी नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स हैं 577। तो ना इनका इलेक्शन ना 2 राउंड्स में होता है। पहले राउंड में क्या होगा, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, वो अपना पर्चा भरेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अगर देखो जितने कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा है, फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट्स ने, अगर किसी कैंडिडेट को किसी सीट पे 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं तो वो तो मान लीजिए जीत गया, विनर हो गया। लेकिन मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि 10 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा और किसी भी कैंडिडेट को ना 50% वोट हासिल नहीं हुए, किसी को प्राप्त हुए 40%, किसी को 30%, किसी को 10, 50% किसी को भी नहीं हुए। तो फिर क्या होगा, टॉप के 10 में से टॉप के जो 2 कैंडिडेट्स थे ना, उनके बीच में फिर से इलेक्शन होगा सेकेंड राउंड में। समझ गए? तो ये इनका थोड़ा अलग तरीका है इलेक्शंस का। हमारे देश में तो 50% प्राप्त करने की जरूरत नहीं है किसी सीट पे भी, बस जिसके सबसे ज्यादा वोट आए वो जीत गया, वो सांसद बन गया, लोकसभा के इलेक्शन अगर हों तो। लेकिन फ्रांस में क्या है, 2 राउंड्स में होंगे। पहले राउंड में जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे होंगे ना, जिन्होंने पर्चा भरा है वो लड़ेंगे, सबको वोट प्राप्त हुए। अगर किसी को 50% वोट प्राप्त हो गए तो ठीक है, अदरवाइज
जो टॉप के 2 कैंडिडेट्स हैं ना, उनके बीच में सेकेंड राउंड में फिर से इलेक्शन होगा और 2 में से किसी के तो 50% देखो आएंगे ही ना। तो ऐसे वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं नेशनल असेंबली में फ्रांस में। आप पूछोगे सर चलो आपने नेशनल असेंबली का तो बता दिया, आपने ना वहां के राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं बताया कैसे होता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव भी देखो ऐसे ही होता है। शुरू में जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरते हैं ना, वो लड़ते हैं ABC। मान लीजिए ए को प्राप्त हुए 40%, बी को प्राप्त हुए 30%, सी को प्राप्त हुए 20% और डी को प्राप्त हुए 10%। 4 कैंडिडेट थे शुरू में, किसी को भी 50% नहीं मिले ना प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, तो फिर ना फर्स्ट राउंड में ये रिजल्ट रहा। सेकंड राउंड जब होगा ना, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा कि भाई सिर्फ तुम ही लड़ो, तुम टॉप के 2 थे। सेकंड राउंड सिर्फ ए और बी के बीच में होगा और दोनों में से जिसके भी 50% से ज्यादा आएंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। प्रेसिडेंट फ्रांस में ना 5 साल के लिए बनता है और वहां पे भी ना बाय कैमरल सिस्टम है। जैसे भारत में बाय कैमरल सिस्टम है ना, लोकसभा है जिसमें कैंडिडेट्स डायरेक्टली जनता से चुन के आते हैं, और फिर राज्यसभा है, हाउस ऑफ एल्डर्स जिसे बोलते हैं। राज्यसभा में कैंडिडेट कैसे चुनते हैं, स्टेट में MLA चुनते हैं, है ना। तो वहां पे भी ना एक दूसरा हाउस है जिसका नाम है सीनेट। तो फ्रांस के सीनेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और लोकल इलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं वो अपना वोट देते हैं। हर 3 साल में हाफ जो सीनेट है वो रिन्यू हो जाता है, मतलब हर 3 साल में आधे जो सदस्य रिटायर हो जाते हैं, आधे फिर से चुन के आते हैं। तो ऐसा सिस्टम जैसे हमारे देश की राज्यसभा में चलता है वैसा ही वहां पे चलता रहता है। और हमारे देश का तो आपको पता ही है, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पूरा लिस्ट है कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है प्री में। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है हमारे देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इसके बाद हम फ्रांस की जुडिशरी का कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया की जुडिशरी के साथ में। देखो फ्रांस का जुडिशियल सिस्टम है ना, वो देखो सिविल लॉ सिस्टम पर बेस्ड है। क्या मतलब है सिविल लॉ सिस्टम पर बेस्ड होना? यहां पर ना कोर्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स और दूसरा होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। मतलब मैं आपको इनको बताता हूं। ऑर्डिनरी कोर्ट्स ना 2 तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। सिविल केसेस कौन से? सिविल केसेस जैसे देखो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, इसके अलावा कोई फैमिली मैटर है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया, ये सब सिविल मैटर्स हैं। और क्रिमिनल मैटर्स जैसे देखो चोरी, हत्या, धोखाधड़ी, ये सारे केसेस हैं। तो इन सभी मामलों को निपटने के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट्स में सिविल मामलों के लिए अलग से कोर्ट है सिविल कोर्ट्स, और क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने के लिए अलग से कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट्स। फिर देखो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का क्या काम है। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है ना, वो सरकार के जो काम होते हैं ना, गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है, गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, उनकी वैलिडिटी जांचता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू करता है उन चीजों का जो सरकार ने ली है। समझ गए? सरकार ने जो कानून बनाया है वो संविधान के दायरे में है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, ये सब चीजें देखना काम है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में भी कोर्ट ऑफ अपील होती है। मतलब जो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है काउंसिल डी इटेट, वो अगर कोई फैसला दे तो उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ अपील में। समझ गए? तो वहां पे कोर्ट्स 2 कोर्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ होती है ऑर्डिनरी कोर्ट्स, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है। बट हमारे देश में तो आपको पता है फेडरल सिस्टम है जुडिशरी का। सबसे पहले लोअर कोर्ट्स, फिर उसके बाद हाई कोर्ट अलग अलग राज्य की, और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश में फेडरलिज्म जैसा मॉडल है जुडिशरी का, लेकिन यहां पे अलग है, सिविल लॉ सिस्टम बेस्ड है। हमारे देश में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है? कोलिजियम के थ्रू होती है ना। कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नाम रेकमेंड करता है। कोलिजियम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन फ्रांस में अलग सिस्टम है। फ्रांस में एक नेशनल स्कूल ऑफ जुडिशरी है, नेशनल स्कूल फॉर जुडिशरी। यूं मान लीजिए जैसे हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विस होते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम लेती है आईएएस का,
फिर सेंट्रल पूल में आईएएस आते हैं जो अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ पे वैसे ही ना एक टेस्ट कंडक्ट होता है, और जो कैंडिडेट्स उस टेस्ट को क्लियर करते हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ जुडिशरी में जाते हैं, और वहाँ पे उनको ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर वो अलग अलग कोर्ट्स में जाते हैं काम करने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है जजेस की अपॉइंटमेंट का। इसके बाद देखो जल्दी से 1 मिनट में आपको सेकुलरिज्म का मॉडल भी बता देता हूँ। देखो फ्रांस में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है ना, वो बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन है, मतलब सरकार और धर्म के बीच में बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन। जैसे कि जो सरकारी ऑफिस है ना, सरकारी ऑफिस में पूजा नहीं हो सकती। इवन देखो अगर कोई टीचर स्कूल में क्रॉस वगैरह, जो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, क्रॉस वगैरह पहन के चले जाए ना, तो उसे मना कर दिया जाता है कि भाई तुम घर चले जाओ। जबकि इंडिया में तो आपको पता है सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जाता है, किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके त्यौहार जो हैं वो नेशनल हॉलीडेज़ में हैं, आपको पता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है रिलीजियस सिंबल्स से संबंधित। वहाँ पे ना फ्रांस में ना पब्लिक प्लेसेस पे रिलीजियस सिंबल्स नहीं दिखा सकते, और ये रूल ना सबको वहाँ पे बराबर रखने के लिए है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2004 की ये बात है, 2004 में ना फ्रांस ने स्कूल्स में हिजाब वगैरह पे रोक लगा दी थी, मतलब कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, बड़ा क्रॉस पहन के नहीं आएगा, तो ऐसी रोक लगा दी थी वहाँ पे उन्होंने। और इंडिया में तो आपको पता है रिलीजियस इंडिपेंडेंस है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने की, उसके बारे में बताने की और उसे फैलाने की आज़ादी है। इंडिया में लोग फ्रीली अपने धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं है इंडिया में। तीसरा डिफरेंस ये है, वहाँ पे ना सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करता, ना किसी धर्म को पैसे देता है, ना किसी धार्मिक काम में सरकार हिस्सा लेता है। जैसे फ्रांस में ईद या क्रिसमस जैसे जो त्यौहार है ना, वो सरकारी तौर पे नहीं मनाए जाते, बट हमारे देश में तो देखो ज़रूरत पड़ने पर ना सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। खास करके सोशल रिफॉर्म्स की जब बारी आती है तो सरकार इंटरफेयर करती है। जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने हिंदुइज्म में इंटरफेयर किया, समझ गए। और सबसे लास्ट डिफरेंस आपको बता देता हूँ, व्यक्तिगत अधिकार। फ्रांस में ना हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है, पर सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। मतलब कोई व्यक्ति घर में नमाज पढ़ सकता है पर ऑफिस में नहीं, घर के बाहर नहीं। बट इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया में सेकुलर पॉलिसी है, देश में बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है और सरकार उस रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करती है। पब्लिक लाइफ में सरकार उसको जगह भी देती है। कुंभ के मेले जैसे जो धार्मिक इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाने में सरकार पूरा मदद करती है। बात सिर्फ हिंदुइज्म की नहीं है, अलग अलग धर्मों के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में भी सरकार अपना रोल प्ले करती है। कानूनी व्यवस्था बनाने में हर प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हज के लिए सरकार सब्सिडी देती है। तो देखो ये हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया इंडिया और फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई सही। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हाई सीज ट्रीटी से संबंधित है। इंडिया ने कहा है कि जल्द ही हम इस ट्रीटी को साइन करेंगे और रेटिफाई करेंगे। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ। सबसे पहले देखो ओशियंस के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। जब भी ओशियंस के बारे में आपको लिखना हो तो ये फैक्ट्स आप यूज कर सकते हो। अर्थ का देखो 71% जो हिस्सा है ना वो ओशियन से कवर्ड है, और ओशन में जितना पानी है ना वो वर्ल्ड में, मतलब पूरी धरती पर जितना पानी है उसका 97% जो पानी है वो ओशंस में है। ओशंस में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। हर साल देखो 2000 तो नई मेरीन स्पीसीज मिलती हैं ओशंस में, नई स्पीसीज, लेकिन 91% जो स्पीसीज है ना ओशंस में वो अभी भी अननोन है। उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ओशंस में। ओशंस देखो क्लाइमेट रेगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपको बताऊं, जो ओशंस है ना अर्थ पर, वो डेली 1 मिलियन टन के आसपास CO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब करना मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशंस। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के लिए रिसोर्सेज का एक बड़ा सोर्स है ओशंस। ओशन से हमें क्या मिलता है, मछलियाँ वगैरह मिलती हैं तो उनसे प्रोटीन मिलता है। बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज ओशंस में हैं।
और टूरिज्म के बहुत काम आता है ओशंस। इस पर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2014 में, ओशंस की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए। 2014 के मेंस में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इसलिए मैंने जल्दी से आपको पॉइंट्स बता दिए। अब देखो, जिस पर ये ट्रीटी है ना, हाई सीज, ट्रीटी का नाम क्या है? हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज मतलब देखो वो समुद्र का एरिया जो किसी भी देश की नेशनल ज्यूरिडिक्शन का पार्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी किसी भी देश का कोस्ट है, इंडिया का कोस्ट है, इंडिया से अब 200 नॉटिकल माइल्स दूर ओशन का जो एरिया है वो तो इंडिया की नेशनल ज्यूरिडिक्शन में आएगा। उसी प्रकार से हर एक देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है ना, वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ईईजेड कहलाता है। लेकिन बाकी ओशन का ऐसा एरिया बच गया जो किसी भी देश की नेशनल ज्यूरिडिक्शन का पार्ट नहीं है, तो वो एरिया कहलाता है हाई सीज, या फिर कई बार इसे हम इंटरनेशनल वाटर भी कहते हैं। इंटरनेशनल वाटर, ये देखो टोटल ओशन एरिया का ना ऑलमोस्ट 64% है। अगर यूपीएससी पूछ ले हाई सीज का एरिया टोटल ओशन के एरिया का कितना परसेंट है, 64% है। ये सबके लिए ना कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी के नेशनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी है। बट देखो कॉमन प्रॉपर्टी है, इस वजह से ना हाई सीज के साथ ना काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, खतरे में है हाई सीज। क्यों खतरे में है, मैं आपको ना थोड़ा कंसेप्चुअली बताता हूं। एक कंसेप्ट होता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब ये है, देखो जो रिसोर्स सबका होता है ना, तो उस पर देखो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सब उस रिसोर्स को बस लूटने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ना इंटरनेशनल वाटर में ना हाई सीज में ओवर फिशिंग होती है, क्योंकि सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, सब सोचते हैं कि लूट लो लूट लो, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का। समझ गए? कोई देश ध्यान नहीं देता, वो बोलता कि सारे ही सबका रिसोर्स है, सारे मछली पकड़ रहे हैं तो हम क्यों रोकें। लेकिन रिजल्ट ये निकलता है कि ओवर फिशिंग हो जाती है। फिर देखो मेरीन बायोडाइवर्सिटी में ना इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट, अब इसका क्या मतलब है? देखो हाई सीज में मान लीजिए एक स्पीसीज का लॉस हो गया, तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है ना वो नेगेटिवली प्रभावित हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे शार्क्स की संख्या ना कम हो रही है, शार्क्स को पकड़ा जाता है उससे पैसा कमाने के लिए, खाने में यूज करने के लिए, तो शार्क्स की संख्या कम हो रही है। इस वजह से पूरी फूड चेन डिसरप्ट हो रही है, क्योंकि शार्क जो है वो छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं, इस वजह से स्मॉल फिश पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये है इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट। फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट आपको देता हूं, इनविजिबल पोल्यूशन। इनविजिबल पोल्यूशन मतलब देखो असली पोल्यूशन ना ऊपर नहीं दिखता, पोल्यूशन आपको देखना है ना तो आप ओशन में नीचे जाओ, क्योंकि इवन जो माइक्रो प्लास्टिक है वो तो देखो नेक्ड आई से दिखते भी नहीं है, लेकिन वो किस प्रकार से फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और ह्यूमन बींग्स की जो सेहत है उसको खतरे में डालते हैं, ये तो अब डेटा की सहायता से बहुत ज़्यादा प्रूव हो चुका है। फिर इसके बाद एक और चैलेंज है ओशन एसिडिफिकेशन का। देखो CO2 बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब तो होती है, बट CO2 एब्जॉर्प्शन की वजह से ना जो ओशन की केमिस्ट्री है वो भी चेंज हो रही है। आपको एग्जांपल दूं, एसिडिक वाटर से ना जो कोरल रीफ्स हैं वो डिजोल्व होने लगते हैं। समझिए, कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे देखो चैलेंजेस हैं हाई सीज में, जिसको एड्रेस करना जरूरी है। इसी वजह से ये जो हाई सीज ट्रीटी है ना, ये यूं कहा जा रहा है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था ना, उसकी जितनी सिग्निफिकेंस है ना उसी लेवल की सिग्निफिकेंस है इस हाई सीज ट्रीटी की। इस ट्रीटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो देखो ये है कि ओशंस की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस करना, और जो ओशंस में मेरीन रिसोर्सेज है ना उनके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना। ऐसा नहीं कि इतनी ज़्यादा ओवरफिशिंग कर लो कि आने वाली जनरेशन के लिए हाई सीज में फिश बिल्कुल खत्म हो जाए, नहीं, सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना। और इस ट्रीटी के लिए ना ऐसा नहीं कि 1-2 साल में नेगोशिएशन हो गई, पिछले 20 सालों से ना नेगोशिएशन चल रही है इस ट्रीटी के लिए। 2023 में ये फाइनली कंक्लूड हुआ। अभी तक देखो 91 कंट्रीज ने इसे साइन किया है और 8 देशों ने अभी इसे रेटिफाई किया है, लेकिन इंडिया ने बोल दिया है हम साइन भी करेंगे, रेटिफाई भी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया कि सस्टेनेबल यूज जो है
मेरीन रिसोर्सेज का वो प्रमोट करना, इसके अलावा इकोलॉजी बचाना, रिसोर्सेज को बचाना। लेकिन कैसे ये ट्रीटी ये सारे काम करेगी, अब मैं वो आपको बताता हूं। समझ गए कैसे करेगी? सबसे पहला प्रोविजन देखो ये क्या गया है, मेरीन इकोलॉजी कंजर्वेशन। मेरीन इकोलॉजी कंजर्वेशन होगा क्या, इस ट्रीटी के आने के बाद में ना मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश किए जाएंगे। देखो जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं ना, उसी प्रकार से ओशंस में भी ना ये मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे। और ओशंस में, इन मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में जो एक्टिविटीज है ना वो रेगुलेट होंगी कि आप इससे ज़्यादा मछली नहीं पकड़ सकते, ये काम यहां पर नहीं कर सकते। जैसे नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, तो उसी प्रकार से जैसे सरगासो सी है, अंटार्कटिक वाटर है, यहां पे मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो ये पहला प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन इस ट्रीटी का ये है फेयर बेनिफिट शेयरिंग। फेयर बेनिफिट शेयरिंग इसका क्या मतलब है? देखो जो ओशन में ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी वैल्यूएबल डिस्कवरीज होती हैं। मतलब नई नई मेडिसिन मिलती हैं कई बार डिजीज के इलाज के लिए। तो ये जो ट्रीटी है ना, ये इंश्योर करेगी कि मरीन ऑर्गेनिजम्स या फिर दूसरे रिसोर्सेज से कुछ डिस्कवरी होती है ना, उसका फायदा सिर्फ अमीर देशों को ना हो, उसका फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को और गरीब देशों को भी हो। समझ गए? यानी ओशन में रिसोर्सेज से कुछ डिस्कवरी हुई है तो कोई एक देश इन रिसोर्सेज पे अपना एक्सक्लूसिव राइट क्लेम ना करे, बाकी देशों को भी इसका फायदा मिले। तो ये फेयर बेनिफिट शेयरिंग का प्रोविजन किया गया है इस ट्रीटी में। फिर प्रोविजन किया गया है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई एक्टिविटी करनी है ना हाई सीज में, जिससे लगता है कि ये हार्मफुल एक्टिविटी है, तो पहले ना आपको EIA करवाना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये असेसमेंट पब्लिक किए जाएंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी कि किस देश की कौन सी एक्टिविटी की वजह से जो हाई सीज हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डीप सी माइनिंग करनी है, तो पहले भाई इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है इस ट्रीटी में कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करेंगे टेक्नोलॉजी देके, ट्रेनिंग देके, ताकि वो भी ओशन के रिसोर्सेज को बेटर ढंग से यूज कर पाएं। और साथ के साथ ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी इसलिए भी देंगे डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को, गरीब देशों को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी ओशंस को कंजर्व करने में अपना योगदान दे पाएं, कंट्रीब्यूट कर पाएं। तो ये सारे प्रोविजंस हैं ट्रीटी के अंदर। और इंडिया को देखो फायदा होगा, इसी वजह से इंडिया ने बोला है कि हम इस ट्रीटी को साइन करेंगे, रेटिफाई करेंगे। उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है हमारे देश में, जो कि सरकार करेगी आने वाले दिनों में। फायदा इंडिया को कैसे होगा, जो मैंने अभी बताया आप उसी से रिलेट कर दीजिए। जैसे देखो रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इंडिया को, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, जॉइंट रिसर्च वाले मिशंस जाएंगे। फिर मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज अगर इस्टेब्लिश होंगे, मान लीजिए इंडिया के कोस्टल एरिया में इस्टेब्लिश हो गया, तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। फिर देखो फेयर बेनिफिट होगा, मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज का फ़ायदा डेवलपिंग और गरीब देशों को भी मिलेगा, तो इससे भी इंडिया को फ़ायदा होगा। हाई सीज में सस्टेनेबल फिशिंग एक्टिविटीज़ होंगी, यही तो इंडिया चाहता है, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, और इसके लिए इंडिया हमेशा आवाज़ उठाता रहता है। बट ट्रीटी के साथ देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे ट्रीटी को ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ओशन बहुत बड़े बड़े हैं और इंटरनेशनल वाटर में ना कोई एक सिंगल अथॉरिटी है नहीं, तो हर कंट्री को ना कोऑपरेट करना होगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर देखो अगर कोई देश मनमानी करता है, मतलब सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं करता है, तो मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट मुश्किल होगा। दूर दराज के एरिया में कौन देख रहा है, पता ही नहीं लगेगा किसी को। फिर नेक्स्ट इशू देखो ये आएगा फंडिंग का। बोल तो गया इस ट्रीटी में कि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे, पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन देखो कौन देगा, कितना देगा, कैसे देगा, ये इशू पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में भी आया और इस ट्रीटी में भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई डेवलप कंट्री है यूएसए के पास में ना एडवांस टेक्नोलॉजी है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, लेकिन इंडिया जैसे देशों के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यूएस बोलेगा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज बोलेंगे कि भाई ये तो अन्याय है, हमारे पास तो नहीं है, आप ये टेक्नोलॉजी हमें भी दीजिए। डेवलप कंट्रीज बोलेंगे क्यों, आपको क्यों दे। इंडिया बोलेगा
फिर तो हम यूं बोलेंगे कि इससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो मतलब डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करना एक प्रॉब्लम रह सकती है। वैसे देखो, एक और लास्ट में इंफॉर्मेशन है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी ना ओशियंस को रेगुलेट करने के लिए एक कन्वेंशन है, यूएन क्लोज, आपने सुना भी होगा, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। उसी का एक्सटेंशन होगी ये हाई सीज ट्रीटी। ये जो यूएन क्लोज कन्वेंशन है ना, उसी का एक्सटेंशन होगी ये जो ट्रीटी है, हाई सीज ट्रीटी। यूएन क्लोज कन्वेंशन 1982 में अडोप्ट की गई थी। तो हाई सीज ट्रीटी ना यूएन क्लोज के अंदर ही एक इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट होगा। तो अगर यूपीएससी प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, क्या ये यूएन क्लोज का पार्ट है? बिल्कुल है। तो कुल मिला के देखो, हाई सीज ट्रीटी ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जो अर्थ पर ओशंस को प्रोटेक्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। चलते हैं आगे। आज देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो डेमोग्राफिक डायनामिक्स को ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जो लिंक किया गया है, फर्स्ट इशू में हमने डिस्कस किया। फिर दूसरा हाई सीज ट्रीटी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको 250 वर्ड्स में आंसर देना है। तो फिलहाल देखो, आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।